जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर एक बार हड़कंप मच गया है। जो शरद पवार अपने राजनीतिक जीवन में दूसरों को झटके देने के लिए जाने जाते रहे हैं, अपने सियासी दुश्मनों को, प्रतिद्वंदियों को पटखनी देने के लिए जाने जाते रहे हैं, खुद उन्हें ही झटका लगा है और ये झटका दिया है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग के सामने यह सवाल था कि आखिर एनसीपी किसकी। पिछले साल जब एनसीपी में बगावत हुई थी तो उसके बाद दोनों ही गुटों ने, भतीजे अजीत पवार ने और चाचा शरद पवार ने, दोनों ने ही एनसीपी पर दावा ठोका था। और कई महीनों तक चली सुनवाई के बाद आखिर चुनाव आयोग ने कल शाम अपना फैसला सुना दिया और ऐलान किया कि असली एनसीपी अजीत पवार की है। अजीत पवार को न केवल पार्टी का आधिकारिक नाम दे दिया, बल्कि इसके साथ साथ जो चुनाव चिन्ह है घड़ी, वो भी अजीत पवार के पास चली गई। ऐसे में महाराष्ट्र में जो दो गठबंधन है, एक तरफ महायुति है और दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन है महाविकास आघाड़ी, दोनों तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने मिल रही हैं। एक तरफ महायुति का कहना है, महायुति के जो घटक दल हैं, बीजेपी, अजीत पवार वाली एनसीपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि यह फैसला तो अपेक्षित था ही, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बल को महत्व है और संख्या बल अजीत पवार के पक्ष में था। जबकि महाविकास आघाड़ी के दलों का कहना है कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष तरीके से यह फैसला नहीं सुनाया और बीजेपी पर भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने इस फैसले को प्रभावित किया है। कोई बात नहीं, यह निर्णय हम सबको पहले से पता था। आप और कर भी क्या सकते हैं? जो आपके आला कमान ऊपर बैठे हैं, जो आदेश आपको देते हैं, आप वही मानते हैं। नाम आपका चुनाव आयोग है, लेकिन आप काम करते हैं सरकार के अधीन। कोई बात नहीं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अभी खुला है। जैसे हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वैसे आदरणीय पवार साहब भी जाएंगे। लेकिन इस देश में अब लोकतंत्र बचा नहीं, हम नहीं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो निर्णय आया है, पवार साहब के उपस्थित होते हुए भी पार्टी का सिंबल और पार्टी का नाम दोनों इलेक्शन कमीशन ने अजीत पवार गुट को दिए हैं, इसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और लड़ेंगे। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे साहब का भी पार्टी और सिंबल दोनों शिंदे गुट को दे दिया, बिल्कुल उसी तरह ये हमारी भी पार्टी और सिंबल अजीत पवार गुट को दिया है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, ये बहुत ही अपेक्षित इस प्रकार का निर्णय था। इसका कारण यह है कि अगर आप पिछले 10-15 सालों में इस प्रकार के मामलों में इलेक्शन कमीशन ने लगातार जिस प्रकार के निर्णय अलग अलग समय पर दिए हैं, वो सारे निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार जी को मिलेगी, इस पर हमारा पूरा विश्वास था। बहुमत भी उनके पास है और संगठन भी उनके साथ है, तो मेजॉरिटी पूरी की पूरी दोनों तरफ उनके साथ में हमको दिखाई पड़ती है। एक नजर डालना जरूरी है कि चुनाव आयोग ने किस आधार पर अपना यह फैसला सुनाया है। चुनाव आयोग ने जो अपने आदेश में विवरण दिया है कि कौन सी पार्टी के पास कितना समर्थन है, उसके मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा के जो विधायक हैं, उनमें से कुल विधायकों में से 41 लोगों ने अजीत पवार के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। आपको बता दें कि 2019 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो उसमें एनसीपी को, अविभाजित एनसीपी को 54 एमएलए मिले थे। अब उन 54 एमएलए में से 41 एमएलए ने अजीत पवार के पक्ष में अपना एफिडेविट दिया, जबकि 15 एमएलए ने शरद पवार के पक्ष में, यानी कि महाराष्ट्र विधानसभा में अजीत पवार का पलड़ा भारी था। यहां पर एक बात चुनाव आयोग ने स्पष्ट की कि 5 एमएलए ऐसे हैं जिन्होंने कि दोनों ही पक्षों के फेवर में अपना एफिडेविट दिया है। वो ये कह रहे हैं कि वो अजीत पवार के भी पक्ष में है, शरद पवार के भी पक्ष में है, तो इस बात को हाईलाइट किया है। अच्छा, नागालैंड में भी एनसीपी की मौजूदगी थी, तो नागालैंड के जो 7 विधायक हैं, उन 7 विधायकों ने अजीत पवार के पक्ष में अपना हलफनामा दायर किया। फिर झारखंड में एनसीपी का एक विधायक था, उस विधायक ने भी अजीत पवार के पक्ष में ही हलफनामा दिया। केरल में 2 विधायक हैं,
तो इन दोनों ही विधायकों ने शरद पवार के पक्ष में अपना हलफनामा दिया। अब बात करते हैं सांसदों की। तो जो लोकसभा के सांसद हैं उनमें से 2 सांसदों ने अजीत पवार के पक्ष में हलफनामा दिया, जबकि 4 सांसदों ने शरद पवार के पक्ष में। यहां पर भी एक सांसद जो है कंफ्यूज है, उन्होंने दोनों के पक्ष में अपना हलफनामा दिया है। यह बात चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कही। फिर राज्यसभा के सांसदों की बात करें तो राज्यसभा के एक सांसद ने अजीत पवार के पक्ष में अपना बयान दिया, अपना हलफनामा दिया, और 3 सांसदों ने शरद पवार के पक्ष में। अगर महाराष्ट्र विधानसभा की बात करें, एमएलसीज की बात करें, तो 5 एमएलसी ने अजीत पवार के पक्ष में अपना हलफनामा दिया और 4 ने शरद पवार के पक्ष में। तो कुछ इस आधार पर चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुनाया है। अब सवाल यह उठता है कि आगे की राजनीति किस तरह की होगी। अब दोनों ही पक्ष अपनी अपनी राजनीति को आगे किस तरह से ले जाएंगे, और शरद पवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि शरद पवार के सामने विकल्प क्या है, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस को तो शरद पवार ने ही बनाया था। 1999 में शरद पवार ने कांग्रेस से बगावत की, यह कहते हुए कि उन्हें विदेशी मूल का नेतृत्व स्वीकार्य नहीं है। विदेशी मूल से उनका मतलब सोनिया गांधी से था कि सोनिया गांधी इटालियन मूल की हैं, इसलिए वो नेतृत्व उनको कबूल नहीं है। और इसी बात को आधार बनाते हुए उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, एनसीपी। और एनसीपी में नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी नाम इसलिए दिया गया ताकि इस बात को इंगित किया जा सके कि ये देश के लोगों की पार्टी है, कोई विदेशी मूल का इसमें नहीं है। और चुनाव चिन्ह घड़ी मिली, लेकिन अब चुनाव चिन्ह भी चला गया है और वो नाम भी चला गया है। चुनाव आयोग ने यह निर्देश दिया है शरद पवार गुट को, क्योंकि महाराष्ट्र में 6 राज्यसभा की सीटों के चुनाव होने हैं इसी महीने। तो ऐसे में शरद पवार गुट से कहा है कि आप अपनी पार्टी के लिए 3 नाम और 3 चुनाव चिन्ह के प्रेफरेंस दीजिए, और ये आज दोपहर तक देना है। उसी के आधार पर शरद पवार ये चुनाव लड़ेंगे, राज्यसभा के उनका गुट लड़ेगा। यहां पर अजीत पवार गुट की ओर से किया गया एक ट्वीट जिक्र करने लायक है। ये ट्वीट किया है अजीत पवार गुट के विधायक धनंजय मुंडे ने, और उन्होंने कहा है कि आज घड़ी भी अजीत दादा के पास है और वक्त भी अजीत दादा के पास है। जिस तरह की हालत आज शरद पवार की हुई है कि उनकी बनाई पार्टी ही उनसे छिन गई, चुनाव चिन्ह छिन गया, ऐसी ही हालत पिछले साल उद्धव ठाकरे की भी हुई थी। जिन बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को बनाया था, वही ठाकरे परिवार शिवसेना से बाहर हो गया। जून 2022 में शिवसेना में बगावत हुई थी, एकनाथ शिंदे ने अपना अलग गुट बना लिया था, और फिर चुनाव आयोग के सामने इसी तरह से मामला गया था, और दोनों ही गुटों ने दावा किया था कि असली शिवसेना उनकी है। लेकिन कुछ महीनों तक चली सुनवाई के बाद पिछले साल चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। चुनाव चिन्ह जो धनुष बाण था वो भी एकनाथ शिंदे को दे दिया गया, और उद्धव ठाकरे को दूसरा नाम अपनाना पड़ा। अब जैसे एनसीपी के सामने यह विकल्प है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दे, और सुप्रीम कोर्ट में एनसीपी जा रही है, शरद पवार का गुट जा रहा है। सुप्रिया सुले ने इस तरह का बयान दिया है। लेकिन इससे पहले शिवसेना भी सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है, उस मामले में भी अब तक कोई फैसला नहीं आया, यहां तक कि भी सुनवाई भी नहीं हो रही है। तो जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, फैसला आएगा, तब तक तो महाराष्ट्र में, देश में लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। 2 महीने बाद ही चुनाव है। तो कुल मिलाकर इन दोनों ही पार्टियों को, यानी कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को और शरद पवार वाली एनसीपी को, नए नाम और नए चुनाव चिन्ह से ही ये चुनाव लड़ने पड़ेंगे, अपने उम्मीदवारों को उतारना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते आते तो मुझे लगता है कि चुनाव हो जाएंगे। चुनाव आयोग के फैसले को भले ही महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा हो, लेकिन जो लोग शरद पवार की राजनीति को जानते हैं, उनका यह मानना है कि शरद पवार में अब भी वो दमखम है कि वो बाजी को पलट सकें। और इसके लिए वो उदाहरण देते हैं साल 2019 का। साल 2019 में भी कुछ ऐसी ही स्थिति शरद पवार के सामने उत्पन्न हो गई थी, जब बीजेपी ने कई बड़े नेताओं को तोड़ लिया था, और ऐसा कहा जाने लगा था कि एनसीपी का अस्तित्व खतरे में है। लेकिन तब चुनाव प्रचार के दौरान शरद पवार ने एक ऐसा खेल खेला जिससे बाजी पलट गई।
एक जगह वो भाषण दे रहे थे, अचानक में बारिश होने लगी, लेकिन शरद पवार रुके नहीं, भीगते हुए उन्होंने भाषण दिया और वो तस्वीरें वायरल हो गई, वो वीडियो वायरल हो गया और उसने एक सहानुभूति की लहर पैदा कर दी शरद पवार के प्रति। शिवसेना से सिर्फ 2 सीटें ही कम मिली थी, जबकि शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिली शरद पवार को। अब चर्चा यह हो रही है कि शायद फिर से एक सहानुभूति की लहर शरद पवार के प्रति पैदा होगी कि किस तरह से उनके भतीजे ने उनके हाथ से पार्टी छीन ली। और अजीत पवार को भी इस बात का अंदेशा है, इसलिए अजीत पवार हाल ही में एक सभा में बोल गए कि अब हो सकता है कि आपसे इमोशनल अपील की जाएगी कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, ऐसा शरद पवार कह सकते हैं। तो आप उस चक्कर में मत आना। 2019 में भी उन्होंने ऐसा ही कहा था कि उनका आखिरी चुनाव है। तो अब शरद पवार के सामने सबसे बड़ा हथियार है उनकी इमोशनल अपील, और इसी के सहारे वो इस साल होने वाले लोकसभा के चुनाव और उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव होंगे वो लड़ सकेंगे। तो खैर, महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ भी होता है हमारी उस पर नजर बनी रहेगी और आप भी अपनी नजर बनाए रखें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज पर। इस खबर के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।